ग्रेविटी फॉल्स के पहले सीजन की सफलता के बाद डिज्नी ने कई लघु फिल्में जारी की जिनका दूसरा सीजन आने वाला है। पहली श्रृंखला का नाम है डिपर्स गाइड टू द अनएक्सप्लेन्ड और उनमें से एक लघु कहानी मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती थी। तीसरी लघु फिल्म का नाम है मेल बॉक्स और डिपर हमें एक मेल बॉक्स दिखाता है जो उसे जंगल के बीच में मिला था। सूज की मदद से उन्होंने एक पत्र भेजा और आश्चर्य की बात यह रही कि उन्हें शीघ्र ही उत्तर मिल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जादुई मेलबॉक्स में एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ जानता है। वे ब्रह्मांड के बारे में अपनी शंकाओं के साथ प्रश्न भेजते हैं जब तक कि माबेल अपनी नाक में गमी वर्म्स डालते हुए एक वीडियो भेजकर सब कुछ बर्बाद नहीं कर देती। मिकी और मेलबॉक्स के दूसरी ओर स्थित सर्वज्ञ प्राणी कहते हैं कि मानव ज्ञान का युग कभी नहीं आएगा और मेलबॉक्स स्वयं नष्ट हो जाता है। लेकिन क्या डिपर सचमुच मेबल के आने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने में सफल हो पाया? और यही इसका अंत होता यदि यह ग्रेविटी फॉल्स न होता, जहां एक छोटी सी फिलर फिल्म में एक मासूम मजाक के रूप में शुरू हुई कोई बात अंततः समय के अंत की खोज का प्रारंभिक बिंदु बन जाती है। दुनिया का विनाश और ग्रेविटी फॉल्स का वास्तविक सर्वनाश, या कुछ इस तरह का। क्या ग्रेविटी फॉल्स के बारे में कोई जानकारी होगी? वास्तव में मेल बॉक्स द्वारा दी गई जानकारी महत्वहीन है। इस वीडियो को शुरू करने का विचार मुझे ग्रेविटी फॉल्स के अंतिम विशेष कार्यक्रम के पहले भाग वियर्ड मेगेडन भाग 1 के अंत में मिलता है। इस एपिसोड के दौरान बिल ग्रेविटी फॉल्स शहर को नियंत्रित करते हुए वियर्ड मेगेडन की शुरुआत करता है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और बिल सारी वास्तविकता को उजाड़ बंजर भूमि में बदलने की धमकी देता है। यही कारण है कि बिल की पार्टियों के दौरान अपनी योजना के पहले चरण का जश्न मनाते समय टाइम बेबी अपने टाइम एजेंटों के साथ आता है। उन पर अंतरिक्ष समय के नियमों का उल्लंघन करने और ब्लैंडन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। टाइम बेबी समझाता है कि यदि बिल अपनी योजनाओं पर चलता रहा तो वह अस्तित्व के ढांचे को नष्ट कर सकता है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करना होगा या उसके गुस्से का सामना करना होगा। बिल की प्रतिक्रिया सभी एजेंटों और बच्चे को वाष्पीकृत कर देती है, जिससे वह आसानी से विघटित हो जाता है और यह प्रकरण ऐसे जारी रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, सिवाय इसके कि एपिसोड के अंत में एक कोड है जो स्थिति को थोड़ा और विस्तारित करता है। क्रेडिट के दौरान हम विलेन्यूवे में एक एन्क्रिप्टेड कोड पा सकते हैं जिसकी कुंजी इस एपिसोड के भाग में नीचे बाईं ओर एक भित्तिचित्र में पाई जा सकती है जिस पर लिखा है SYL Buford 1। एक बार कोड समझ लिया गया, टाइम बेबी के अणुओं को पुनः निर्मित होने में 1000 वर्ष लगेंगे और जब वह वापस आएगा तो उसका मूड बहुत खराब होगा। यह एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है क्योंकि यह श्रृंखला 2012 की गर्मियों में घटित होती है। टाइम बेबी 1000 साल बाद सन 32 में बहुत परेशान होकर जागेगा और संभवतः दुनिया के अंत का कारण बनेगा। यहां तक कि पहले सीजन के एपिसोड डी टाइम ट्रैवलर्स पिग में भी डिपर और मेबेल अलग अलग युगों की यात्रा करते हैं। इनमें से एक समय सुदूर भविष्य में है जहां हम टाइम बेबी को दुनिया को नष्ट करते हुए देखते हैं। किसी ने मेबेल को यह कहते हुए सुना कि भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह उत्तर का केवल आधा हिस्सा है। हाँ, भविष्य की उस यात्रा को देखने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1000 साल बाद टाइम बेबी दुनिया का पुनर्निर्माण और विनाश करता है क्योंकि वह गुस्से में उठता है। लेकिन इसमें एक समस्या है, इससे विरोधाभास पैदा होता है क्योंकि अब एक साथ 2 टाइम बेबीज हैं। आप देखिए, श्रृंखला के अंत से पहले यह तथ्य कि टाइम बेबी पृथ्वी को नष्ट कर देगा एक बहुत लोकप्रिय सिद्धांत था, लेकिन क्योंकि वह पहले से ही पृथ्वी पर युगों से मौजूद था, एक ग्लेशियर के अंदर फंसा हुआ। इसका पहला उल्लेख पहले सीजन के एपिसोड इरेशनल ट्रेजर में है, जहां डिपर और मेबेल को नॉर्थ वेस्ट फैमिली षड्यंत्र का पता चलता है। इस एपिसोड के दौरान उन्हें कई अजीब चीजें पता चलती हैं, मुख्य रूप से अमेरिका के 8वें और आधे राष्ट्रपति को ढूंढना, क्वेंटिन ट्रेम्बले, और यह तथ्य कि वास्तव में उन्होंने ही ग्रेविटी फॉल्स की स्थापना की थी, न कि नॉर्थ वेस्ट फैमिली के पूर्वज। उन्हें यह सब नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्पिरेसी नामक एक वर्गीकृत दस्तावेज के माध्यम से पता चलता है। और दिलचस्प बात यह है कि यह फाइल सिर्फ यही नहीं छुपाई गई है, इसमें अमेरिकी सरकार के रहस्यों का एक छोटा सा खंड भी छिपा है। और यह समझना आसान है कि इस सिद्धांत को जन्म क्यों मिला। दूसरे आयाम से आया एक विशाल और दुष्ट समय यात्रा करने वाला बच्चा अंटार्कटिक ग्लेशियर में जम गया है। सौभाग्य से ग्लेशियर कभी पिघलते नहीं, तो हम ठीक होंगे। इसे टाइम ट्रैवलर के स्वर में जो हम देखते हैं उसके साथ जोड़ दें। इस सिद्धांत को बहुत बल मिला कि टाइम बेबी भविष्य में मुक्त हो जाएगा और दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा। बाद में हमें पता चलता है कि वह भविष्य को नियंत्रित करता है और समय रेखा का रक्षक और टाइम पुलिस का नेता है, इसलिए सब कुछ एकदम सही बैठता है। वास्तव में डिपर एंड मेबल्स गाइड टू मिस्ट्री एंड फन नामक पुस्तक में इसमें एक भाग है जहां बिल साइफर ने खुलासा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंततः ग्लेशियर में जमी हुई कोई चीज निकलेगी जो बिल जितनी ही शक्तिशाली होगी। वह है टाइम बेबी।
वियर्ड मैगेडन के आने से पहले ये सब समझ में आता था, लेकिन अब माना जाता है कि सर्वनाश इसलिए होता है क्योंकि भविष्य से आया टाइम बेबी बिल द्वारा नष्ट किए जाने के बाद खुद को फिर से संगठित करता है, न कि ग्लेशियर से निकलने के कारण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? और दूसरी बार बच्चे का क्या हुआ जो अभी भी ग्लेशियर में फंसा हुआ है? कुछ इंटरनेट मंचों पर मैंने जो स्पष्टीकरण देखा वह सीधे तौर पर इस बात पर आधारित है कि ग्रेविटी फॉल्स में समय यात्रा किस प्रकार काम करती है, क्योंकि उनके नियम हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले नियमों से भिन्न हैं। यदि आपने द टाइम ट्रैवलर्स पिग नामक एपिसोड पर ध्यान दिया है, आप देखेंगे कि डिप्पर और मेबल जब अपने दिन को दोबारा जीने के लिए अतीत में गए तो उन्हें अपने मूल संस्करण नहीं मिले। यह अजीब बात है, क्योंकि यदि आप समय में पीछे जाते हैं तो आपको विरोधाभास से बचने के लिए अपने अतीत से न मिलने के प्रति सावधान रहना चाहिए। लेकिन इस एपिसोड में वे इस बारे में बात तक नहीं करते। डिपर और मेबल समय में पीछे की ओर यात्रा करते हैं और बिना किसी समस्या के अपने पिछले संस्करणों का स्थान ले लेते हैं, इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि वे संस्करण कहीं नहीं मिलते। मुझे यह अजीब लगता है कि इसका कभी उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप ग्रेविटी फॉल्स ब्रह्मांड में समय के माध्यम से यात्रा करते हैं तो आपका वर्तमान संस्करण स्वचालित रूप से आपके पिछले संस्करण को बदल देता है। इस प्रकार किसी भी विरोधाभास से बचा जा सकता है। मुझसे यह मत पूछिए कि डिपर और मेबल के अचानक गायब होने की व्याख्या कैसे की जाती है जब भी उन्हें उनके भविष्य के संस्करणों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, क्योंकि इस प्रकरण में किसी भी बिंदु पर इस पर चर्चा नहीं की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक काफी सुसंगत नियम है, क्योंकि न तो डिपर, न ही मेबल, न ही कोई भी समय यात्री कभी भी अपने पिछले संस्करण से मिलता है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो ऐसा लगता है कि विरोधाभास अपने आप ही सुलझ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि भविष्य का बच्चा स्वचालित रूप से वियर्ड मैगेडन के दौरान ग्लेशियर के अंदर वाले बच्चे की जगह ले लेगा, और जब बिल इसे विघटित करता है, अब 2 बार बच्चे पैदा करने की प्रथा नहीं है, लेकिन केवल एक, और यह एक सहस्राब्दी में पुनः गठित होगा। पर ईमानदारी से यह स्पष्टीकरण मुझे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं करता। हम एक विरोधाभास को दूसरे से बदल रहे हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म की कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती। यह पुनर्गठित करता है, दुनिया को नष्ट कर देता है, शांत कर देता है। टाइम पुलिस का गठन, फिर अतीत में यात्रा कर बिल सिफर द्वारा वाष्पीकृत कर दिया जाएगा और चक्र पुनः शुरू हो जाएगा। यह एक समय विरोधाभास है जो ग्लेशियर में इसकी उत्पत्ति की पूरी कहानी को लगभग मिटा देता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि चक्रों के बीच में इसे थोड़ा पुराना होना चाहिए। मेरा मतलब है, अगर हम कई अजीब धारणाएं बनाएं तो यह काम कर सकता है। लेकिन इसका एक और स्पष्टीकरण है। हम जानते हैं कि बच्चे का समय अलग होता है। यह एक अंतरआयामी अस्तित्व है, और कुछ वर्ष पहले बिल सिफर के प्रश्नों और उत्तरों के कारण हमें पता चला कि यह 3 ट्रिलियन टन वजन वाले समय के विशालकाय जीवों की विलुप्त प्रजाति की अंतिम संतान है। उसके पास जन्मजात लौकिक शक्तियां हैं, इसलिए हो सकता है कि वह अतीत में जाने के लिए उन नियमों के अधीन न हो। और इसके अलावा मुझे यह बहुत अजीब लगा कि वह एकमात्र व्यक्ति था जो बिल सिफर द्वारा वाष्पीकृत होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था। हाँ, यदि आप नहीं जानते तो बता दूं कि जर्नल 3 में इस बात की पुष्टि की गई है कि उस दृश्य में हम जिन अन्य एजेंटों को देखते हैं, ब्लेंडन को छोड़कर, ये सिर्फ टाइम पुलिस द्वारा भेजे गए होलोग्राम थे जिन्हें बिल सिफर पर भरोसा नहीं था। वे सभी होलोग्राम थे, केवल उस समय बच्चे को छोड़कर, जिसे निश्चित रूप से पता था कि ऐसा होने वाला है, और फिर भी वह सीधे अपने विनाश की ओर चला गया। और जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, श्रृंखला के अंत के बाद फोर्ड द्वारा अपने विस्तृत और व्यापक जर्नल 3 में उल्लेखित सबसे बड़ा अलौकिक संकेंद्रण बिंदु अंटार्कटिका में है, ठीक उसी जगह जहां बच्चे को फंसाया जाना चाहिए। यह बात लगातार मेरे दिमाग में घूमती रही जब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि यह इस सारी उलझन का समाधान हो सकता है। एंड दैग, तो वह समय जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बच्चा ग्लेशियर से बाहर आ जाता है ना? कहूंगा अगली सदी में वैश्विक तापमान चरम पर होगा। इसका अर्थ यह है कि मूल समय शिशु संभवतः दुनिया के अंत से कम 900 साल पहले ग्लेशियर से बाहर आया होगा। यह अटकलें हैं। अगर वह जागने के बाद ग्रह पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इससे हमें पूरे विरोधाभास का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि संघर्ष वर्ष 32 में ग्रह को नष्ट कर देता है। दोनों बच्चों के बीच युद्ध है, एक नव गठित और दूसरा कई शताब्दियों तक पृथ्वी का सर्वोच्च सम्राट। संघर्ष के कारण हर चीज को फिर से बनाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि टाइम पुलिस ने एक ऐसे समय शिशु के विरोधाभास को सुलझाया जो बार बार इसके विनाश से गुजरता है। यह बताता है कि बच्चा होलोग्राम का उपयोग क्यों नहीं करता, जबकि वह जानता है कि बिल सिफर द्वारा इसे नष्ट कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह 1000 वर्षों में पुनः विकसित हो जाएगा और ग्रह का विनाश उस समय सीमा का हिस्सा है। और उस समय रेखा के रक्षक के रूप में यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा होना चाहिए, या कम से कम शायद मैं तो यही मानता हूँ। तो वीडियो पसंद आया? अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य रहस्यों पर टिप्पणी करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं, और मुझे बताएं कि कौन सी व्याख्या आपको अधिक आश्वस्त करती है। अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।